हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज नए फिर से नए सेशन में 38 पार्ट में सीडीबी की पार्ट जो कि एलटी की प्रिपरेशन चली हुई है, और इसमें यहाँ पर 37 पार्ट आपको अपडेटेड मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, 20 क्वेश्चन, जो कि आपको फटाफट चांस देने हैं। काफ़ी अच्छी तैयारी चली हुई होगी आपकी। यहाँ पर लेवल सिलेबस कई लोगों का सिलेबस आप तो हो चुका होगा, अगले महीने पेपर है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है आपके पास, इसलिए प्रैक्टिस सेट करना आपको बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मानव व्यवहार का विकास निम्न में से जो है किस पर निर्भर है। तो मानव का जो विकास है आनुवंशिक होता है, पर्यावरण होता है, तो दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपका जो है सही रहने वाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मानव का जो व्यवहार होता है दोनों, आनुवंशिक और पर्यावरण, ठीक है। अगर मैं ज्यादा पूछूं, अगर दोनों ऑप्शन नहीं होता तो किस पे टिक करते, पर्यावरण पे टिक करते। आनुवंशिक पर जो है 1% रहता है, 99% पर्यावरण पे ही रहता है। तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार का विकास निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करता है। तो मानव का विकास अभिवृद्धि पर, परिपक्व पर, या विकास पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सभी आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है। तो बाल व्यवहार में परिवर्तनों का जो कारण है वो आपको बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोग देखते हैं कि पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि प्रारंभिक रूप से परिपक्वता, केवल परिपक्वता ही, और अधिगम और परिपक्वता दोनों की मात्रा उचित, और केवल अधिगम। तो देखिए आपके जो है बिहार में परिवर्तन, इनके बालकों में जो है बिहार में परिवर्तन करना क्या होता है, एक अधिगम द्वारा होता है, लर्निंग के द्वारा सीख कर होता है। दूसरा जो उनकी परिपक्वता है मेच्योरिटी के द्वारा ही होती है। कि दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर बालक के। देखिए हमने इससे पहले लगभग 780 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आज यहाँ पर 20 क्वेश्चन करेंगे, तो टोटल 800 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। इतनी सारे प्रैक्टिस करा लिए हैं आप लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है सेम टू सेम जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहला यहाँ पर देखिए आगे वाला क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। तो बालक की जो शारीरिक विकास होता है, कि फिजिकल जो आपके चेंजेस होते हैं या उनमें विकास होती हैं, तो वो किस बेस पर रहती हैं ये बताए गए हैं। इसमें पूर्ण रूपेण उसके आनुवंशिक की संरचना पर, पूर्ण रूप आनुवंशिक की संरचना ये जरूरी नहीं है। प्राथमिक रूप से आनुवंशिक की संरचना जो कि आप पर्यावरण प्रभाव से युक्त होती हो, यानी कि आपका जो वनसंक्रमण और पर्यावरण दोनों पर होता है। मैंने कहा दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, तो दोनों पे टिक करना है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज की आवश्यकता अधिक है। तो छात्रों के उचित विकास के लिए अगर आपको छात्रों का ज्यादा डेवलपमेंट करना है, तो सबसे ज्यादा आपको स्कूल में क्या देखने को मिल सकता है। क्या विद्यालय में खेल का मैदान हो सकता है। अध्यापक के लिए उचित व्यवस्था, ये भी सही है। विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, ये भी ठीक है। विद्यालय के कक्ष उचित हो, ये भी सही है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई बेस्ट ऑप्शन कौन सा इसमें है। तो बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, बेस्ट क्या लग रहा है आपको इनमें से। खेल का मैदान ये होना जरूरी है, और इसके लिए अध्यापकों के लिए ये है। देखियो छात्रों के लिए उचित विकास के लिए पूछ रहे हैं, अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था। अध्यापक की व्यवस्था से कोई मतलब ही नहीं है, खेल का मैदान से ज्यादा मतलब ही नहीं है। विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, ये हो सकता है। विद्यालय के कक्ष उचित हो, तो कक्ष भी उचित हो सकते हैं, यानी कि आपका जो बैठने की व्यवस्था है। ठीक है। और यहाँ पर जिसका आंसर दे रखा है विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। ठीक है, पुस्तकालय होना वैसे तो सही लग नहीं रहा है, डी ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है उचित कक्षा, क्योंकि पर्यावरण अगर सही है, बैठने की उचित व्यवस्था छात्रों की, तो वो बेस्ट लगता है। लेकिन यहाँ विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, ये ऑप्शन दिया है बुक के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहा हूँ। ज्यादा ऑप्शन आपको डी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बाकी दो होंगे नहीं यहाँ पे। खेल का मैदान से कोई मतलब नहीं कि और अध्यापक के लिए उचित व्यवस्था, अध्यापक की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, क्योंकि छात्रों का पूछ रखा है। तो ये दो ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन ज्यादा ऑप्शन तो मुझे ये वाला लग रहा है, डी वाला, लेकिन बुक के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ आपके इसमें है 2005 का मूल्य उद्देश्य है। देखिए एनसीएफ के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, तो आपके बुक में भर भर के जो है इसमें दिया गया है। ज्ञान की रचना है, पाठों को याद कराने पर बल दे रखा है, या गणनाओं पर बल दे रखा है, या अनुशासन पर जो है बल दे रखा है। तो एनसीएफ 2005 में अगर मैं बात करूं, तो काफी इंपोर्टेंट आपको जो है एनसीएफ के बारे में देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर बात करूं, पहले जो है जो एनसीएफ है 1975 है, 1988 है, 2000 है, इस पर भी किए गए थे, लेकिन 2020 वाले में प्रस्तुत किया गया आपका 2005 वाले में। ठीक है। और इसमें यहाँ पर जो है लर्निंग विदाउट वर्डन, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। और साथ में जो एनसीएफ है, इसमें इसका जो 3 भाषा की वकालत की गई है, और एनसीएफ में
यहाँ पर जो 2005 वाला चौथा एनसीएफ बताया गया है इसमें चेंज को लेकर, ठीक है। एजुकेशन पर ज्यादा बल दिया गया है, लर्निंग विदाउट वर्डन दिया है, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ का दिया गया है। इसकी जो रिपोर्ट जो समिति बनाई गई थी रिपोर्ट के लिए वो यशपाल समिति आपकी थी, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसमें कंप्यूटर कक्षाएं माध्यमिक स्तर पर होनी चाहिए थी, ये बताया था। एनसीएफ जो है 3 भाषा में होनी चाहिए, ये भी कहा गया था इसमें। और एनसीएफ जो 2005 है इसमें ये भी कहा गया विज्ञान की जो कक्षाएं अनिवार्य रूप से कक्षा 10 में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, ये भी कहा गया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर एनसीएफ में इसके जो सचिव थे श्वेता उत्पल यहाँ पर रहे थे और 21 सूत्रों पर चर्चा की गई। एनसीएफ 2005 में 21 सूत्रों पर ये चर्चा की गई है, क्वेश्चन आया हुआ है। और एनसीएफ 2005 में जो एनसीईआरटी के सदस्य थे वो 3 थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर समिति की जो कार्यकारिणी समिति थी वो 35 थे, टोटल मिला के 38 आपके समिति के यहाँ पर जो है कार्य करने वाले जो समिति के सदस्य थे टोटल 38 थे। 38 में से 35 आपको जो है कार्यकारिणी समिति के थे, एनसीईआरटी के 3 थे, टोटल आपके 38 हो जाएंगे, ठीक है। 22 भाषाओं पर जो है इसमें बताया गया कि 22 भाषाओं पर इसका ज्यादा बल दिया गया है। इस बात समिति की रिपोर्ट थी, मैंने आपको बता दिया है। और एनसीएफ में कहीं पर 35 आपको देखो ये डाटा ना टोटल सदस्यों की संख्या कहीं पर 35 मिलेगा, कहीं पर 38 मिलेगा। अगर रियलिटी अगर बात करूं तो 38 ही है, क्योंकि यहाँ पर कार्यकारिणी समिति के 35 थे और 3 आपके एनसीईआरटी के थे, ठीक है। और इसमें जो है ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, इन पर जो है ज्यादा बल दिया गया है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इसमें अभी बता नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया होंगे और ज़्यादातर यहाँ पर जो है एनसीएफ के बारे में मैंने बता ही दिया है, जो मेन टॉपिक थे। ज़्यादातर इसकी रिपोर्ट के बारे में आता है, कब इसकी स्थापना हुई थी और इसमें कितने सूत्र हैं, अध्यक्ष कौन थे, सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पर मैंने जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो आपको मैंने बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनसीएफ 2005 का इसका मूल जो उद्देश्य था ज्ञान की रचना, ठीक है, ज्ञान की रचना पर इसमें बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ के विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो विशिष्ट बालक कैसे बालक होते हैं? बौद्धिक रूप से भिन्न बालक होते हैं, शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं और वंचन के आधार पर जो है भिन्न बालक होते हैं उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, आंसर सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की शारीरिक रूप से हम भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो शारीरिक रूप से भिन्न जो बालक होंगे वो श्रवण क्षति युक्त बालक होंगे, दृष्टि क्षति युक्त बालक होंगे, बहुल विकलांग बालक होंगे या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें भी डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर आपके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मनो सामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो मनो रूप से अगर जो भिन्न बालक होंगे, जो मानसिक रूप से जो भिन्न होंगे, क्या प्रतिभावान बालक होंगे, समस्यात्मक बालक होंगे, भाषा विकलांग बालक होंगे या सर्वजनात्मक बालक होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि जो है समस्यात्मक बालक रहेंगे जो समाज से भिन्न रूप से होते हैं। ठीक है, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आता, इसमें नहीं पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है लेकिन नहीं पूछा गया है। समस्यात्मक बालक ये बिल्कुल सही है, इसमें तो ये आते ही आते हैं। अपराधी बालक ये भी आपके एक तरह का मनोसामाजिक मतलब सामाजिक वाले अंतर्गत आते हैं जो सामाजिक रूप से सही नहीं हो। मानसिक रूप से पिछड़े बालक या संवेगात्मक रूप से अशांत बालक, संवेदक रूप से ये भी अशांत वाले होते हैं लेकिन मानसिक रूप से पिछड़े बालक ये नहीं होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, यहाँ पर 791 है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो अर्जित प्रेरक, ठीक है, प्रेरक कुछ अर्जित होते हैं कुछ स्वतः वाले होते हैं। तो ऐसे प्रेरक ऐसे मोटिवेशन चैप्टर में आपका, ठीक है। तो अर्जित प्रेरक कैसे होंगे भाई? ठीक है, ये होंगे जीवन लक्ष्य और मनोवृत्तियों पर और मद व्यसन पर या आदतों की व्यवस्था पर, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर, सभी आंसर सही होंगे। जन्मजात प्रेरक नहीं है, जन्मजात जो मैंने मूल प्रवृत्ति होते हैं जन्मजात उन्हीं को बोलते हैं जो मूल प्रवृत्ति होती है। भूख लगना, प्यास, आदत, नींद, तो कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात का मतलब जो पहले से हो। देखो भूख आपको जन्मजात है, ऑटोमेटिकली लगती है, ऐसा नहीं कि किसी को प्रेरणा से लगती है। नींद ऑटोमेटिकली लगती है, प्यास भी ऑटोमेटिकली लगती है। जो चीज मूल प्रवृत्तियां होती है भाई, मूल प्रवृत्ति मतलब अपने आप लगने हो चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को देख कर लगे, ठीक है। आदत आप चेंज करते हो पर्यावरण को देखकर, व्यवहार को देखकर, लोगों के, ठीक है, इनको लेकर आदत चेंज हो जाते हैं, यानी कि आपका जो है मूल प्रवृत्ति ये नहीं है, यानी कि ये मूल प्रेरक नहीं है, यानी कि जन्मजात प्रेरक नहीं है। बाकी भूख है, प्यास है, नींद है, ये आपका जो है मूल प्रेरक है, यानी कि जन्मजात प्रेरक है, जन्मजात ही आपका मूल रहते हैं, ठीक है। बाकी अर्जित प्रेरक होते हैं, अर्जित मतलब जो हम किसी को देखकर मोटिवेशन कर सीख के
वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपको कई बार आजकल एलटी के लिए मोटिवेशन कैसे हो, कि किसने क्रैक कर रखा है, क्या कर रखा है, उनके बारे में सीख रहे होंगे, या आईपीएस के बारे में कभी सीखते हो, उनको देख के मोटिवेट होते हो, तो वो आपके अर्जित प्रेरक है। ठीक है, मूल प्रेरक वही है जो आपको स्वतः सेल्फ है, मतलब कि आपके पास अंदर से आती आई भाई मोटिवेशन करना, वो आपका अंदर से मूल प्रेरक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वो है। तो अगर बालक कोई काम अपने मन से करता हो, अपनी इच्छा से करते हो, व्यक्तिगत तो होगा नहीं, पर्सनल चीजें, सामाजिक होगा नहीं, समाज के रिगार्डिंग, सकारात्मक प्रेरक ये जरूरी नहीं कि मनोदैहिक प्रेरणा कहते हैं उसको। मन की जो इच्छाएं होती है, जो भी होते हैं मनोदैहिक उनको कहते हैं। जो भी मन से निकलती है, मन अपने आप करने का मन करता है, वो मनोदैहिक होते हैं। ठीक है, जो सोच समझ के या व्यक्तिगत रूप से अपना करने का वो व्यक्तिगत कहलाते हैं। समाज में जो सामाजिक रूप से करते हैं, सकारात्मक तो आपको पता ही है। और अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं यहाँ पर संवेदी स्मृति, यानी कि जो सेंसरी मेमोरी होती है, संवेदी ठीक है सेंसरी मेमोरी होती है, उनमें से कौन सी होती है, कितने सेकंड तक के लिए सेंसरी मेमोरी रहती है, मतलब कि संवेदी मतलब कि चिंतन रहता है भाई, आपको याद रहता है, ठीक है ज्यादातर। ठीक है, ये आपका रहता है 4 सेकंड तक जो है सेंसरी मेमोरी काम करती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पकालीन स्मृति, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी 2 मिनट, जैसे गजनी मूवी में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, कितने मिनट तक जो है आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, कि भाई कितने तक याद होगा, उसके बाद जो है भूलने की प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली रहती है। ये भी आपके 20 सेकंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है कौन सी। तो स्मृति अगर आपको याद करना है, कुछ करना है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो स्मरण करवाना, या पुनः याद कराना, या पहचानना, या पुनर्संरचना। तो इसमें होता है पहचानना। पहचान अगर जाओगे तो इसका मतलब पुनर्स्मरण आपको हो जाएगा। ठीक है, पहचाने कहीं नहीं होता है कि किसी इंसान को देखा होता है कहीं पर, दूसरे को बार उसको देख तो फिर वो कहते हैं भैया यार कहीं तो देखा मैंने इसको, तो पहचानना होता है। ठीक है, अगर उसका नाम भी पता चल जाए आपको कौन है क्या है करके, तो वो पहचान लाओगे, लेकिन आपको इतनी याद रहती है कि हाँ मैंने उसको कहीं देखा है, ये थोड़ा डाउटफुल रहता है कई बार। प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा सकारात्मक होती है, नकारात्मक भावनात्मक होती है, और ए और बी यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होती हैं। तो एक डी ऑप्शन हो जाएगा, नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्थानांतरण को, ठीक है ट्रांसफर, ठीक है ट्रांसफर को कैसे मतलब कि प्रभावित कर सकते हैं, सामान्यकरण करके, समझदारी करके, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करके, या उपरोक्त में से सभी। तो ये होगा आपका अर्जित ज्ञान के का जो विभिन्न परिस्थिति है उसका प्रयोग करके, ये आपका स्थानांतरण की लर्निंग का स्थानांतरण है, कि टीचिंग ऑफ ट्रांसफर है, टीचिंग ऑफ ट्रांसफर के चैप्टर में भी आपका है। तो अर्जित जो ज्ञान होगा, आपने अगर कोई चीज सीखी होगी उसका विभिन्न परिस्थिति में अगर उपयोग करोगे तो हो जाएगा। मान लो आपको जो है साइकिल चलानी आती है, और कभी किसी ने स्कूटी दे दी, आपको स्कूटी चला भी लोगे, तो इसका मतलब कि उसका ट्रांसफर आपको यूज होता है। मान लो आपको स्कूटी आती है, बाइक चला दी आपने, इसका कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, तो वो उसका मतलब कि उसका ज्ञान वहां पर आ जाता है। मान लो आपको 3 व्हीलर चलाने आते हैं, आपने 4 व्हीलर भी चला दी उसके बाद, तो वो आपका जो है अर्जित ज्ञान का परिस्थितियों के प्रयोग से आप कर सकते हैं उसका स्थानांतरण। ठीक है, तो ये रहता है। अगला क्वेश्चन है कि पुनः याद लाने की जो विधि है विकसित की थी। पुनः याद यानी कि दोबारा से याद लाना, यानी कि स्मरण करने को लेकर अगर बात करें तो ये क्या था, एबिंगहॉस ने। ठीक है, एबिंगहॉस ने यहाँ पे जो है इसका याद लाने की विकसित किया था। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक होता है एसआर थ्योरी, एक होता है आरएस थ्योरी। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था, और इसमें यहाँ पर जो है एसआर पूछा है, एसआर आपका थॉर्नडाइक का होता है। ठीक है, एसआर ठीक है स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, जो कि यहाँ पर थॉर्नडाइक का होता है। 8 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आरएस थ्योरी होती है आपके स्किनर की होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में आपके पूछे जाते हैं, मतलब टॉपिक में पूछे जाते हैं एलटी एग्जाम के रिगार्डिंग।